नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैविक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है अपन ने रसायन विज्ञान को स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनकी समीकरणें। तो थोड़ा सा अपन ने रासायनिक अभिक्रिया को समझा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अपन ने पदार्थों में होने वाले परिवर्तन भी देखे थे। तो पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें ही रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे दिया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का दहन करते हैं तो वस्तु को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि लकड़ी को दहन करते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं तो वापस क्या लकड़ी प्राप्त की जा सकती है? क्या नहीं की जा सकती। इसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले रखा है मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम क्या है? एक तत्व है, उसका अपन क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं। अब अपन सब जानते हैं कि जलता किसकी उपस्थिति में है, मतलब कौन सी गैस की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पदार्थ जलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को लिया प्लस ऑक्सीजन, इसका दहन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की राख बनेगी। उस राख को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के दहन किस प्रकार से होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। अपन जैसे पूरी थ्योरी लिखते हैं ना कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये थ्योरी बहुत बड़ी हो जाती है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। अब इसकी भी कुछ टर्म्स है, ठीक है। जैसे तीर का निशान है, कब लगेगा, इससे पहले क्या आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे। तो जो अभिक्रिया में अपन पदार्थ ले रहे हैं उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब तीर से पहले जो भी पदार्थ अपन ने काम में लिए, इनको कहेंगे अभिकारक। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? अभिकारक है। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, मतलब इनको जलाने के बाद क्या बन रहा है? मैग्नीशियम की राख बन रही है। इस राख को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो चूंकि ये क्या हो रहा है? अभिक्रिया में बन रहा है और बनने वाला क्या होता है? उत्पाद होता है। तो जो तीर के बाद जो आते हैं, जो भी पदार्थ बनेंगे उनको कहेंगे उत्पाद कहेंगे। जैसे मान लो अपन घर पे सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, आलू की सब्जी बना रहे हैं तो अपन ने आलू लिया, मसाला वगैरह लिया, टमाटर लिए, कुछ मिर्ची प्याज वगैरह सब लेते हैं। तो ये सब तो कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। फिर जैसे ही सब्जी बनकर तैयार होगी तो क्या होगी? वो उत्पाद होगी। क्या होगी? उत्पाद। तो ठीक यहाँ उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ काम में आते हैं उनको तो कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो अभिकारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। सब्जी बनाना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। जैसे आलू की सब्जी बनाई, ठीक है, सब्जी बनकर तैयार भी हो गई। अब क्या उस सब्जी से वापस आलू बनाए जा सकते हैं? क्या नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अब ये तो हुई अपनी रासायनिक अभिक्रिया की, जो अपन शब्दों के रूप में उसको लिखते हैं उस टाइप से। अब मान लो अपन ये भी जानते हैं कि मैग्नीशियम को कौन से प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये सब अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके होते हैं। तो क्यों ना हम उनको इनकी जगह लिखते हैं ताकि अपना स्पेस भी बचे और छोटी सी जगह में अपना काम हो जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों के रूप में दर्शाना, उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे रासायनिक समीकरण क्या होगी? अभिकारकों, यानी कि इन तीर के निशान से पहले जो भी अभिकारक आते हैं उनको, और तीर के निशान के बाद जो भी उत्पाद आते हैं उनको, उनके अणुसूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कार्बन का
दहन। क्या लिया? कार्बन का दहन। अब यहाँ भी क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। तो दहन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या लिया मैंने? कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। कार्बन की जो राख बनेगी उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जलने के बाद जो भी पदार्थ बनते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो सब ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड। यहाँ भी अपना क्या बना था? ऑक्साइड बना था। यहाँ भी क्या बना है? ऑक्साइड बना है। किसका बना है? कार्बन का, क्योंकि अपन ने कार्बन को जलाया है। अब अपन परिभाषा पर आते हैं। अभिकार को, यहाँ भी कारक क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन प्लस उत्पादों। यहाँ पर उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अणुसूत्रों के रूप में लिखना। अब इनके अणुसूत्रों के रूप में लिख दो इनको। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C, सब जानते हैं। ऑक्सीजन का अणु क्या होता है? O2, अणुसूत्र क्या होता है? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है? CO2। तो देखो अपना कितना टाइम बच जाता है। डायरेक्ट अपन जब सूत्रों से लिखते हैं, कार्बन लिखने में बहुत टाइम लगता है, जबकि C लिख दो आराम से, बहुत टाइम बचता है। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दो। ठीक है, तो अणुसूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। तो ये क्या बन गई अपने पास? एक तरह से रासायनिक समीकरण बन गई। क्या बन गई? रासायनिक समीकरण बन गई। ठीक है, ये दोनों क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। तो यहाँ से एक बात सीखी होगी कि जो भी तीर के निशान के पहले आएगा उनको बोलेंगे अभिकारक, और जो तीर के निशान के बाद आएगा उनको बोलेंगे उत्पाद। तो अपन परिभाषा में ये भी जोड़ सकते हैं कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इनको रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के पहले लिखा जाता है। ठीक है, उत्पाद की परिभाषा क्या होगी? अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, और इनको रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी रासायनिक समीकरण की। अब क्या ये पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण सही है? नहीं, अभी भी इसमें कुछ कुछ कमियां हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखना सीखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है अपने कि तीर के निशान के पहले तो अभिकारक लिखे जाएंगे और तीर के निशान के बाद क्या लिखे जाएंगे? उत्पाद लिखे जाएंगे। यहाँ भी अपन ने क्या लिखे हैं? तीर के निशान के पहले तो अभिकारक लिखे हैं, तीर के निशान के बाद उत्पाद लिखा है। ठीक है, अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। इनके बीच किसका निशान लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है। अब नंबर 2, जब अभिकारक और उत्पाद इनकी संख्या एक से अधिक, मतलब 2 हो या 2 से अधिक हो, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ मैंने लिया था कार्बन और ऑक्सीजन, दो अभिकारक हो गए ना, तो इनके बीच में किसका निशान लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। अगर यहाँ उत्पाद भी एक से ज़्यादा बनता तो उसके भी प्लस लगा देते। ठीक है ना, तो अभिकारक कितने लिए अपन ने? 2, इनके बीच में किसका निशान लगा दिया? प्लस का। ठीक है, तो 2 या अधिक संख्या होने पर किसका निशान लगाएंगे? प्लस का। अब बात करते हैं, मान लो इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकलती, जैसे कभी कभी निकलती ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो उसके लिए गैस का निष्कासन होने पर ऐसे का तीर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो H2 आएगा और उसके पीछे कोष्टक में ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब होगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। फिर अगली बात करते हैं अवक्षेप। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन जल में चॉक पाउडर मिलाते हैं तो चॉक पाउडर कुछ समय बाद पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है, इसको बोलते हैं अवक्षेपण। क्या कहते हैं? अवक्षेपण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती है जिनमें अवक्षेप बनते हैं। ठीक है, सारा पदार्थ मिलकर नीचे तले में बैठ जाता है, उसको दर्शाने के लिए अपन निशान लगाते हैं इसका। ठीक है, मान लो किसी अभिक्रिया में कैल्शियम सल्फेट का क्या बनाए? अवक्षेप बनाए, तो उसको ऐसे दर्शाएंगे। इसका मतलब होगा कि यहाँ अवक्षेप है किसका? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये अवक्षेप का निशान हो जाता है। फिर नंबर 5 पॉइंट, इनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाना भी जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पता नहीं लग रहा है कि ये किस अवस्था में, ये ठोस द्रव गैस में है या ठोस द्रव गैस में या ठोस द्रव गैस में है। ठीक है, तो इनकी अवस्थाएं दर्शाना भी जरूरी होता है। जैसे एक समीकरण ली मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर दी जल से। ठीक है, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ S लिखेंगे ठोस के लिए,
एल लिखेंगे द्रव के लिए लिक्विड, जी लिखेंगे गैस के लिए, एक्वस लिखेंगे अपन जलीय विलेन, जो गाढ़ा गाढ़ा विलेन होता है जेल की तरह, उसके लिए क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे, और जो पानी की तरह तरल होगा उसके लिए एल लिखेंगे। ठीक है, तो एक समीकरण ले रखी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ठोस अवस्था में है, मुझे कैसे पता लगा क्योंकि यहाँ S लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर जल है ये यहाँ पर द्रव अवस्था में है, मुझे कैसे पता लगा क्योंकि यहाँ L है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ ये जेल की तरह है, जेल जानते हो ना गाढ़ा गाढ़ा द्रव, उसकी तरह है, कैसे पता लगा क्योंकि यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखना पड़ता है। तो रासायनिक अभिसमीकरणें ऐसे लिखी जाती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।